नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद ऋषि पर। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 6 और क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और काफी बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़ाया गया, वो भी लाइन बाय लाइन एक एक एनसीईआरटी की। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्लास 8 में हमको क्या पढ़ना है। तो जो क्लास 8 का जो लेसन नंबर 2 है वो क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। किस तरीके से जो अंग्रेजी शासन थी, जो अंग्रेजी व्यवस्था है, वो इंडिया में व्यापार करने के माध्यम से आई थी। यहाँ पे आए व्यापार करने के, लेकिन यहाँ पर आकर उन लोगों ने किस तरीके से अपनी साम्राज्य को स्थापित किया, किस तरीके से अपनी कंपनी को उन लोगों ने बढ़ाया, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग को पढ़ना है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। बहुत सारे सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रहा। मतलब बोला जा रहा है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके नगर में, उसके साम्राज्य में बहुत सारे सूबेदार और जमींदार बड़े बड़े ये लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, उसकी मृत्यु के बाद ही तुरंत इसके जो महत्वपूर्ण स्थान थे, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, इस पर इन लोगों ने अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे? मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो लोग पहले क्या है, व्यापार करने के उद्देश्य से इंडिया में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के इलाकों को हम लोग को कब्जा करना है, अपना हक जमाना है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ है। मतलब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना कि जो अंग्रेज लोग थे वो लोग इंडिया में तो आए थे व्यापार करने के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने इतने बड़े साम्राज्य को कैसे अपने अधिकार में कर लिया। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया जाए कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तारी की जा रही है। जैसे कैप्टन हडसन को दिखाया गया और जो बहादुर शाह जफर है उनके ये जो दो बेटे इनको किस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, इसी इमेज को इस इमेज के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो किस तरीके से भारत में आई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सारी चीजों के बारे में, ईस्ट इंडिया के बारे में डिटेल रूप से देखा जाए तो दिया कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने महारानी एलिजाबेथ से इजाजतनामा को हासिल किया था, जिसको चार्टर बोला जाता है। इस इजाजतनामे से ये होता था कि जो कंपनी है वो किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकती है, वहां से सामान खरीद कर ला सकती है। इन सब सारी चीजों के बारे में उस इजाजतनामे में दी गई थी, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। पूर्व में व्यापार कर सकती थी। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। मतलब उसके इलाके में, ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके में और कोई दूसरी कंपनी उसके साथ होड़ नहीं कर सकती, उसका सामना नहीं कर सकती। बेसिकली ये चीजें हुई। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। समुद्र पार भी कंपनी जा सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजों खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। जो कंपनी थी उसको दूसरी कंपनियों से किसी प्रकार का भेदभाव या प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती। जो कंपनियां थी वो लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भावना नहीं रखती थी। इस तरीके से वो क्या करती थी, मुनाफा कमाती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी।
जो भी जितनी सारी कंपनियां थी वो सस्ती चीजों पे दामों में सस्ती कीमत पे चीजों को खरीद कर उसको ऊंचे दामों पे बेचा करती थी। यहाँ पे वाणिज्यिक के बारे में दिया कि वाणिज्यिक क्या होता है, इसको देखा जाए। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यवसाय उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जा सकता है, उसी को वाणिज्यिक बोला जाता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते, केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों की खोजी यात्रा वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, और 1498 में ईस्वी में इसने किया था। और सबसे पहले इसने कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। इसी ने ही, वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी और सबसे पहले 1498 में कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। जो डच लोग थे वो लोग भी हिंद महासागर में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो लोग भी आ चुके थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। जो फ्रांसीसी लोग थे वो लोग भी व्यापार के लिए हिंद महासागर के पास नजदीक आ चुके थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूत कपड़े और रेशम के जबरदस्त मांग थी। जितने सारे रेशम के कपड़े, सूती कपड़े थे, ये यूरोप के बाजारों में भारत की ये मांगे पूरी करता था। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी थी। काली मिर्च वगैरह मसालों से जितने सारी चीजें वो केरल से में पाई जाती थी। भारत की जो ये बाजारें थे, इनमें क्या हुआ कि इन सब सारी चीजों के यूरोप में बिकने की वजह से इनकी मांग बढ़ने लगी, मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इन व्यापारियों कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जा के इस होड़ में व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती थी। इन दो कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा का भावना आने लगा। एक दूसरे को वो लोग पीछे करना चाहते थे, पछाड़ना चाहते थे, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। कंपनी के बारे में दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल में किस तरीके से व्यापार को स्टार्ट किया, किस तरीके से अपना व्यापार को सुचारू रूप से चलाया, उसके बारे में दिया हुआ है। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। जो सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी वगैरह थे, इन लोगों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्रियों के वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाले चीजों को जमा किया जाता था। इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस बनाए जाते थे जहां पे सामान वगैरह, जहाज वगैरह को रोक के सामान को स्टोर करके रखा जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी में सौदागर और व्यापारियों के फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 1696 में कंपनी ने क्या किया कि जो उसका अधिकार क्षेत्र था, जितने में उसकी कंपनी थी, उसके तरफ उसने उसके चारों तरफ चारदीवारी करके किले बनाने स्टार्ट कर दी। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली।
जो कंपनी थी उसने क्या किया कि जो मुगल बादशाह के जो अफसर थे उसको भी रिश्वत देके 2-3 गांव को खरीद लिए। इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। कलकत्ता का पहले क्या नाम था? कालीका था, ठीक है, जो इस समय क्या है? कलकत्ता है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने में मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया गया था। जो औरंगजेब था उसको भी इसके लिए तैयार कर लिया गया था कि आप भी क्या करो, गांव को बेच दो। वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए फरमान जारी कर दे। जो औरंगजेब था उसको यह बोला है कि आप क्या ऐसा करो कि जो कंपनी है, जो अंग्रेजी कंपनी है, ब्रिटिश की जो कंपनी है, इसमें आप ऐसा फरमान जारी करो कि उन लोगों को बिना टैक्स दिए हुए, बिना शुल्क, बिना कोई कर चुकाए हुए वो लोग कंपनी में व्यापार करेंगे। फरमान का मतलब यहाँ पे दिया कि एक शाही आदेश होता है, एक राजा का आदेश, इसी को क्या बोला जाता है? फरमान बोला जाता है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले और मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जो औरंगजेब था यह फरमान जारी किया था, उस फरमान से क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था और किसी दूसरी कंपनी को नहीं था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे यह उन्हें छूट नहीं देता था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुर्ली खान विरोध क्यों न करते। जो बंगाल का जो राजस्व था वो क्या हुआ, बहुत ही कम होने लगा। इस वजह से मुर्शिद कुर्ली खान ने वहां पे विरोध किया कि आप लोग टैक्स क्यों नहीं देते। इन सारी चीजों को दिया गया। यहाँ पे चित्र 3 में दिखाया गया है कि मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र 1867 में इस चित्र को बनाया गया। अगली चीज क्या है? व्यापार से युद्धों तक। जो यह व्यापार से युद्ध तक क्या चीज है इसके बारे में देखा जाए कि आखिर किन चीजों के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, क्या चीजें दी गई। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। जो कंपनी थी और नवाब, बंगाल के नवाब थे, इनके बीच में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुर्ली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मुर्शिद कुर्ली खान है इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो कौन बने थे? अलीवर्दी खान बने थे। और उनके बाद कौन बने थे? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया था। जो कंपनी थी उसको रियायत देने से मना कर दिया था। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को कंपनी चलानी है तो उसके बदले में आप लोग को नजराना देना पड़ेगा। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। सिक्के ढालने के अधिकार भी उन लोगों को नहीं थे। और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। जो कंपनी की किलेबंदी थी उसको भी उन लोगों ने रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलाली दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली कम हो रहा है। उन लोगों ने ऐसा बताया कि कंपनी की वजह से जो बंगाल सरकार है, जो बंगाल की सरकार है, इसकी राजस्व वसूली में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से कंपनी को भी और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। जो कंपनी थी वो टैक्स देना नहीं चाहती थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जो कंपनी के अफसर वगैरह थे उन्होंने नवाबों को और अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर क्या करना, अपमानित करना शुरू कर दिया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। मतलब बोला कि जो कंपनी है, जो व्यापार है, तभी फूल फल सकता है जब क्या करे कि सरकार इस शुल्क को हटा दे, यानी कि कर मुक्त कर दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अब उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की प्रगति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। मतलब ये सारे जो टकराव में इसी की वजह से क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ा जाएगा। अगली चीज क्या देगी, कठपुतली क्या होता है। कठपुतली क्या है? यह एक खिलौना होता है जिससे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति
किसी और के इशारे पर चलता है, उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अगली चीज क्या है? प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। जो कंपनी थी वो सिराजुद्दौला की पावर से, शक्ति से एकदम भयभीत रहती थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसकी व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं प्रदान करे। कंपनी जो थी वो सिराजुद्दौला से काफी भयभीत रहती थी, तो वो चाहते थे कि कंपनी सिराजुद्दौला की जगह पे एक ऐसे नवाब बनाया जाए जो क्या हो कि हमारी कंपनी को व्यापारिक रियायतें दे और अन्य सुविधाएं प्रदान करे और हमारी कंपनी सुचारू रूप से चले। इसलिए उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो सिराजुद्दौला का कोई ऐसा प्रतिद्वंदी व्यक्ति हो, जो दुश्मन हो, उसको उन्होंने क्या किया कि नवाब बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्यों के राजनीतिक मामलों में टांग लड़ाना बंद कर दे। जो सिराजुद्दौला बोले कि कंपनी क्या करे कि हमारे राजनीतिक मामलों में अपनी टांग न लड़ाए और अपनी किलेबंदी को रोक दे, बाकायदा अच्छे तरीके से राजस्व को चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तब 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या किया, 30,000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज में कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, गोदाम पर ताला डाल दिया गया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी को कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधार का रुख किया। जो कलकत्ता की तरफ जो कंपनी थी उधर जाने के लिए, कब्जा में करने के लिए उस तरफ अपना ये लोग रुख किए। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि जो कलकत्ता है वो अब हम लोगों के हाथ से छूट चुका है, तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को सेना का नेतृत्व करने के लिए वहां से लोगों ने भेज दिया कलकत्ता के लिए। अगली चीज क्या दी है उसके बारे में देखा जाए। महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, ड्रेनल स्ट्रीट, यहाँ पे दिया गया। इस सेना को सैनिक बड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारागुजारी भी थी। जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों की तरफ से कुछ ऐसे मिला वगैरह था, ऐसे लोग बोलते हैं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यहाँ पे आपको इमेज में सिराजुद्दौला की फोटो दिखाई गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है उनके सिराजुद्दौला की फोटो। अगली चीज क्या है इसको देखा जाए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। जब भारत में जो प्लासी का युद्ध जो कंपनी तो जीत गई थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो सरकारी जो अंग्रेजी कंपनी थी लोगों की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। जो कंपनी थी वो व्यापार को फैलाना चाहती थी। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े हो किया जा सकता तो किसी राज्य को सीधे सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। जो नवाब वगैरह थे वो लोग भी क्या करते थे, कंपनी के इशारे पे हमेशा नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुत्व का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या कर दी, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो 1764 में हुई थी।
उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। जो मीर कासिम था इसको भी नवाब से हटाकर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया था। अब नवाबों को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। मतलब जो कंपनी वगैरह थी इन्होंने फिक्स कर दिया कि जो नवाब हम लोग के हैं वो नवाब क्या करेंगे, 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाएंगे। और जो कंपनी थी उन पैसों से सेना के खर्चे और अनेक तरह की अपनी कंपनी को चलाने के लिए जितने भी सारे व्यापारिक जरूरतें थी उस पर इन पैसों का यूज करते थे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापारिक बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। जितनी सोने और चांदी वगैरह ब्रिटेन से लाए जाते थे, उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोने लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। प्लासी के युद्ध के बाद भी क्या हुआ कि ब्रिटेन से सोना वगैरह आना बंद हो गया। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने सारे खर्चे को चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण में लगा सकती थी। ये ऐसे क्या करती थी, कंपनी अपनी सारी चीजों को चलाती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। जो कंपनी के अफसर थे अब वो लोग क्या नवाब बन चुके थे। नवाब बनने का मतलब था, इसका मतलब यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। लेकिन कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। जो कंपनी के जो अफसर थे वो सभी लोग नवाब बनना चाहते थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन, बहुत सारा पैसा दें। जितने सारे नवाब थे बंगाल के, उन लोगों को ये बाध्य कर दिया गया कि वो लोग क्या करें, कंपनी के जितने भी अफसर हैं उन सभी के लिए जमीन के रूप में दे, जमीन दे, पैसे दे तोहफे के रूप में। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा से भारत के लिए रवाना हुआ तब उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने कि अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी ने के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। जो कंपनी के अंदर जितने सारे भ्रष्टाचार थे उसको खत्म करने के लिए उसको सौंपा गया कार्य। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या कर ली थी। जो 1774 में जो था उसने रॉबर्ट क्लाइव ने हत्या कर ली थी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र ही मौत के निवाला बन चुके थे। जितने सारे कंपनी के जो नवाब थे उन्होंने क्लाइव की तरह अच्छे तरीके से धन दौलत नहीं कमा पाए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं है। बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जीते धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्हें बड़ी आलीशान जिंदगी जी। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। जब यह भारत के शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था, उन्हें लोगों का अक्सर अन्य अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात
ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अगली चीज जो है कंपनी का फैलता शासन। जो कंपनी है वो किस तरीके से अपने शासन को, प्रशासन व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत कर कर अपने शासन को फैलाती है, उसके बारे में देखा जाए। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखते तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाकों में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। जैसे कि कोई अनजान इलाका था तो जो कंपनी थी वहां पे डायरेक्ट हमला नहीं करती थी। उनसे किसी भी भारतीय रियासतों या अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। जब बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में थी। एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो कंपनी ने थी वो क्या की, अपने रेजिडेंट को तैनात कर दी थी हर जगह पे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हित की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अलग राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजों में भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनियों के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई। जैसे कि सहायक संधि भी क्या हुई, कंपनी की रियासत में लोगों सौंपने लगे थे। रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी कि उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। जो रियासत वगैरह थी उन लोगों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का भी अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासन रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। जितने भी जो लोग शासक वगैरह थे जो कंपनी को अच्छे तरीके से कर या पैसा नहीं चुका पाते थे, जो कंपनी थी वो क्या करती थी, उस शासक के सारे साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था। जो वेल्जली ने गवर्नर जनरल कब से कब थे? 1798 से लेकर 1805 तक। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। जो रेजिडेंट कंपनी थी, जो इसकी रेजिडेंट पावर थी, बहुत ही ताकतवर थी। ये इमेज में दिखाया गया है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंटों के साथ खड़े हुए नवाब सिराजुद्दौला को दिखाया गया कि जो कंपनी के नवाब हैं उनके साथ और अपने बेटों के साथ में ये खड़े हुए इमेज में दिखाया गया। यहाँ पे दिया कि रेजिडेंट की ताकत क्या थी। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार की माफी काम करता तो चीजें आराम से चलती थी। जो रेजिडेंट था उसको कंपनी के अधीन कार्य करना रहता था। ब्रिटिश सरकार के माफी जिस तरीके से वो लोग बोलेंगे उस तरीके से कार्य करना रहता था। जब भी कुछ अलग तरह का घटता तब भी राजा रास्ता अपनाता और ब्रिटिश सरकार गलती मान लेती तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता था। जेम्स मिल ने 1832 में इसको लिखा है। निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश होता है। अधीनस्थता का मतलब होता है दबूपन, मतलब दबा हुआ, जो किसी के अधीन हो उसको दबूपन बोला जाता है। टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये बोला जाता है कि शेरे मैसूर किसको बोला जाता है, तो वो टीपू सुल्तान को बोला जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। जब कंपनी को ऐसा लगा कि अब हमारे तरफ खतरा मंडरा रहा है तो उसने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से एकदम सामने सामने से टकराव के लिए तैयार हो गई कंपनी। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासनकाल जो है 1761 से लेकर 1782 तक है। उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका जो शासनकाल है 1782 से लेकर 1799 तक है। शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर
काफी ताकतवर हो चुका था। जो टीपू सुल्तान के राज्य में जो मैसूर था वो काफी ताकतवर बन चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था। जितने सारे मालाबार तट पे जो व्यापार वगैरह जारी जितनी सारी चीजें होती थी ये टीपू सुल्तान के हाथ में थी। जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपनी जितनी सारी जैसे काली मिर्च, लकड़ी, चंदन की लकड़ी हुई, इलायची हुई, ये सारे निर्यात क्या किया, रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के बराबर कारोबार करने से रोक दिया। जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को भी कंपनी से क्या किया, अपना व्यापार करने के लिए रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यह आपको इमेज में दिखाया गया, टीपू सुल्तान की इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो वो अगली चीज क्या है उसको देखा जाए। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कार्लिनियस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियस आर्म द्वारा चित्रित किया गया। यहाँ पे देखा गया कि जो टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उसको कैसे ये लोग बंधक बनाकर कार्लिनियस के सामने पेश कर रहे हैं। तो हो गया। अगली चीज क्या है, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज अब्बा बबूला हो गया। जो सुल्तान जो थे इनके इस कार्य से जो अंग्रेज थे वो आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग किया। अंग्रेजों ने मैसूर में 4 बार जंग किया, 1767 से लेकर 1769 तक, और फिर 1780 से लेकर 1784 में, और फिर तीसरी बार कब किया, 1790 से लेकर 1792 तक, और 1792 से लेकर 1799 तक। मतलब 4 बार मैसूर पे क्या किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली थी। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने राजवंशों के हाथ से सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर ही शायक संधि भी थोप दी गई। टीपू सुल्तान की कहानी इमेज यहाँ पे दिखाया गया, इसको देखा जाए। राजाओं की छवि अक्सर ज्ञान श्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां एक शेर ने उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली और अंत में उन्होंने शेर को मार दिया। इसी के बाद उन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है। उनके राजसी झंडे पर भी शेर का तस्वीर होता था। जो इनका राजसी झंडा था उस पे भी क्या, टीपू सुल्तान का शेर का झंडा था। टीपू सुल्तान का खिलौना शेर, इमेज में आपको दिखाया गया है। ये टीपू सुल्तान का जो खिलौना शेर है उसको दिखाया गया है। अगली चीज क्या है उसको देखा जाए। तो अगली चीज है मराठों से लड़ाई। जो मराठों से लड़ाई किस तरीके से हुई, इन मराठों की लड़ाइयों के बारे में क्या दिया गया उसमें देखा जाए। 18वीं शती के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। जो कंपनी थी, जो मराठों की जो शक्ति थी उसको भी खत्म करना चाहती थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो जो मराठा थे इन लोगों को दिल्ली से शासन चलाने का सपना इन लोगों का टूट गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। जो पेशवा वगैरह पुणे वगैरह में रहते थे। महादजी, सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिरी में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हो गया है। सालबाई की संधि के बाद ही क्या हुआ, इन मराठों का पहला युद्ध खत्म हो गया था, जो कब हुआ था, 1782 में। दूसरा अंग्रेजा मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला था। कई मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेशवा पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण था। जो अंग्रेजी शासक थी, जितने सारे विंध्य के दक्षिण भाग थे, सारा कंपनी का नियंत्रण था। कन्फेडरेशन का मतलब होता है गठबंधन, यहाँ पे दिया है कन्फेडरेसी का मतलब गठबंधन होता है। सर्वोच्चता का दावा क्या है? सर्वोच्चता का दावा, इसको देखा जाए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। जो कंपनी थी एकदम आक्रमण की नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की थी। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो इनका शासनकाल है 1813 से लेकर 1823 तक माना जाता है, इन्होंने एक सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्चता है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बोरो कटोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज ने कितूर छोटे से राज्य को कब्जे में लेने के लिए प्रयास किया तो रानी चेन्नमन्ना ने हथियार उठा लिए। जब अंग्रेजों ने छोटे से राज्य को कब्जे में करने के लिए उठे तो रानी चेन्नमन्ना ने क्या किया, हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु कर दी गई। चेन्नमन्ना के बाद कितूर की स्थित संगोली की एक गरीब चौकीदार सन्या ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन के साथ सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश सिरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों को उन्हें पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दी। जो रायना थी, इनको भी क्या किया गया, 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। कितूर रानी चेन्नमन्ना की स्मृति आपको यहाँ पे दिखाई गई है और ऊपर में क्या दिया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स की फोटो दिखाई गई है। अगली चीज क्या है उसको देखा जाए। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूस के प्रभाव से बहुत डरी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, रूस के प्रभाव से बहुत सख्त रूप से डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इस डर के चलते अंग्रेजों अब उत्तर पश्चिमी भारत में भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग बहुत ही चालाक थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया था। जो सिंध भी था वो भी 1843 में क्या हुआ, कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। जो महाराणा रणजीत सिंह थे, उन्होंने कंपनी को अपने आगे झुका के रख दिया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत को साथ दो लंबी लड़ाइयों और आखिरकार 1849 में भी अंग्रेजों ने पंजाब को पर अधिग्रहण कर लिया था। और अगली जो चीज आती है वो क्या आती है, विलय नीति। विलय नीति क्या है, उसके बारे में देखा जाए। विलय नीति वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। जो विलय नीति थी, जो शुरुआत किसने की थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। मतलब विलय की नीति ये थी कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी और ये बोला गया था यदि किसी राज्य का जो राजा यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई उसका पुरुष यदि वारिस नहीं है
तो उसकी सारी राज्य को, साम्राज्य को कंपनी अपने अधिकार में ले लेगी, कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा जैसे हुआ, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब को कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह वे उस गद्दी से हटाया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क आया। अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। अब हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। तो अगली चीज क्या है उसको देखा जाए। यहाँ पे कुछ नहीं है। नए शासन की स्थापना किस तरीके से हुई उसको देखा जाए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। मतलब चारों तरफ से बंबई व बंगाल व ये सारी जगहों पे, मद्रास, इन सारी महत्वपूर्ण जगहों पे कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ब्रिटिश इलाकों मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी क्या, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। उसने क्या किया, शासन में कई प्रकार के अलग अलग बदलाव, नियम में सुधार किया। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई। उस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर होते और मौलवी और हिंदू पंडित के लिए भारतीय कानून की व्याख्या होते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत है, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। फौजदारी और दीवानी 2 तरह की अदालत को इन्होंने नियुक्त किया, उसके बारे में दिया गया। काजी क्या है, एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती क्या होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता हो। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाता हो। और महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता तो उसे हाउस ऑफ लीडर, संसद के ऊपरी सदन के लिए व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था। इसी को महाभियोग बोला जाता है, जो कि राष्ट्रपति पे भी लगाया जाता है, उपराष्ट्रपति भी लगाया जा सकता है। पॉलिटी में आप लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा, ये इमेज में दिखाया गया उस समय की अदालत कैसी थी उसके बारे में दिया जा रहा है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों ने भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। बीएन हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिलों में कलेक्टर साहब बड़े ओहदे होता था। जो कलेक्टर साहब होता था वो काफी बड़ा पद होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है उसका मुख्य काम है कर इकट्ठा करना। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण केंद्र में बनाया जाता था, जिसे पुराने सत्तों के केंद्र में हाशिए पर ढकेल दिया जाता था। अगली चीज क्या है, कंपनी की फौज। जो कंपनी की फौज कैसी थी, किस तरीके से थे, उसके बारे में देखा जाए। अब हम लोग लास्ट पे ही चल रहे हैं। जो कंपनी की सत्ता थी इसके बारे में देखा जाए। कंपनी की फौज क्या है। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन
उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घोड़ेसवार चलाने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसान की बड़ी संख्या थी। ग्रामीण इलाके में किसान वगैरह ज्यादा थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तब यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेजों ने अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपाही आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ा रहा था, जहां सिपाही मस्केट मैचलाक लैस होते कंपनी सेना के सिपाहियों में बदलती नहीं। अब उनकी पैदल टुकड़ियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यहाँ पे एक धर्मशास्त्र, घुड़सवार, मस्केट, मैचलाक क्या है उसके बारे में दिया है कि धर्मशास्त्र क्या है, संस्कृत की एक ऐसी कृति जिनमें सांस्कृतिक तौर तरीकों को दिया गया है। सवार क्या है, घुड़सवार। मस्केट क्या है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैचलाक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसे बारूद के माचिस से चिंगारी दी जाती थी। कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार अज्ञात भारतीय चित्र द्वारा बनाया गया है, उसको दिया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रण था। इस कोशिश में भी कई समस्याएं भी आती जाती थी। पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतने आसानी से कैसे छोड़ सके? क्या वे खुद को अपने समुदाय को सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी मनचाही, यानी वे कौन, इस बात को एहसास में बदलाव आ रहे थे। सिपाहियों ने किस तरह से देखा कि 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक को दिखाता है। विद्रोह के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जो 1857 की जो क्रांति, इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष दिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो लेसन 2 है वो कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था चलाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन 3 को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, और आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखी तो वो क्लास को आप लोग देखिए, काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल लगेगी वो क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।